जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। पिछले दिन हमने आपको एसी के सीरीज सर्किट के बारे में बताए हुए थे, अल्टरनेटिव करंट के सीरीज सर्किट के बारे में पूरी जानकारी दिए हुए थे। आज आपको हम जो है कि फेजर डायग्राम से जुड़ी चीजें देंगे। सर्किट के बारे में बताए हुए थे, आज आपको हम क्या फेजर डायग्राम के बारे में बताएंगे। फेजर डायग्राम या फेजर अलजेब्रा, ठीक है। तो क्योंकि इसको इसको बिना जाने आप पैरेलल सर्किट के बारे में बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जानना बड़ा अनिवार्य चीज होता है, ठीक। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक। ये जो फेजर डायग्राम वो किस चीज का है? एसी पैरेलल सर्किट का जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है जो क्या होता है, सॉल्व करती है प्रॉब्लम को। जो फेजर डायग्राम होता है वो क्या करता है, जो सर्किट होती है उससे क्या होता है, प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है। प्रॉब्लम को जो सर्किट का होता है उसको सॉल्व करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक। और दूसरी चीज क्या है कि जो फेजर डायग्राम होता है वो किस रूप में होता है, वोल्टेज या करंट या वोल्टेज के फॉर्म में होता है, ओके। अब क्या जो फेजर डायग्राम होता है ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो एंटी क्लॉक होता है उसे बोलते हैं CCW, काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। जिसे यहाँ पे 90 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है या 360 डिग्री है या 270 या 360 डिग्री, ठीक। इस तरीके से इससे क्या होता है, वेरिएशंस होता है। अगर 90 डिग्री है तो क्या बोलता है, ध्यान समझिए। ग्राफिकल है, जिसे हाथ से इस तरीके से जाएंगे। अगर 90 डिग्री है तो बोलते हैं क्या है, 90 डिग्री को CCW, काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है आपका G इक्वल टू -1/√, ठीक है। अगर 180 है आपका तो बोलते हैं J स्क्वायर मीन्स -1। अगर 270 है तो J क्यूब इक्वल टू -J, ठीक। अगर 360 है यहाँ से यहाँ तक का काउंटर CCWD तो बोलते हैं J4 इक्वल टू 1, ओके। तो ये क्या होता है इसका नंबरिंग होता है कि जी स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है कहीं कहीं, तो उस चीज के बारे में जानना जरूरी होता है। तो जो फेजर डायग्राम होता है लगभग 3 तरीके से होता है। फेजर डायग्राम क्या होता है, 3 तरीके से होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। पहला क्या होता है, जो फेजर डायग्राम होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला बताते हैं आपको, फेजर डायग्राम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर, ठीक है, ऑफ फेजर, ठीक है। तो ये क्या होता है, 3 तरीके से होता है। बताते हैं, पहला आपका होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक। सेकंड होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। थर्ड होता है आपका पोलर फॉर्म, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी होती है, 3 चीजें होती हैं। और जो इसका जो तीनों चीजें होती हैं तो आपको एक एक करके बताते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आपको बताते हैं क्या होता है। अब जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है वो क्या, ये जो 4 रेक्ट होते हैं इसी फॉर्म पे लेते हैं, ठीक। यहाँ पे मेन एक्सिस लेते हैं OX। इस रेफरेंस पे अगर कोई A है और इसकी वैल्यू यहाँ पे B जा रही है तो ये रियल वैल्यू होती है और ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो थीटा बनता है, ठीक है। इस तरीके का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाता है। जो इस तरीके का फॉर्म होगा वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाता है। और जो एंगल होगा अगर इस CCWD में जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, प्लस साइन लेते हैं। जो थीटा लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस वैल्यू लेते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा इस तरीके से एंगल तो क्या लेंगे, वैल्यू माइनस वैल्यू लेते हैं। ये होता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक। अब सेकंड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। इसी चीज का अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम इस तरीके से ले लें, v इक्वल टू वी बोल्ड लेंगे, वी क्या लेंगे, बोल्ड लेंगे, वी कोष्टक में cos फाई प्लस जे इंटू साइन फाई। अगर इस तरीके से लेंगे तो ये आपका कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ये जो होता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है। तो ये आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है। जो इस तरीके से cos फाई और sin फाई के रूप में आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है। जो आपका इस तरीके से आता है जो है कि v इक्वल टू क्या है, a प्लस जे और b, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म। 2 चीज हो गई। थर्ड आता है आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है, एंगल रिप्रेजेंटेशन होता है, एंगल फॉर्म होता है।
इसके लिए सीधा लिख देते हैं v इक्वल टू v एंगल में थीटा, जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा लिख लिया जाएगा। ये तीन तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होता है। इस तरीके रेक्टेंगुलर, और जो साइन कॉस के साथ रहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल, और जो एंगल के साथ रहे वो थीटा। ठीक है, तो ए बी के साथ जो रेक्टेंगुलर, कॉस का साथ हो ट्रिग्नोलर, और जो एंगल के साथ हो आपका पोलर, इन तीन चीजों क्या होता है, फेजर होता है। तो इस ये तीन रूप में क्या यूज किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है चीजें आप समझ गए होंगे। अब आपको फाइनल बताते हैं इसका यूज क्या होता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। नेक्स्ट बताते हैं आपको। उम्मीद है सारी चीजें समझ रहे होंगे आप आसानी से। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, कोई ट्यूटोरियल नहीं है। उस अभी इसका एक्सप्लेनेशन फुल अच्छे से आपको फ्यूचर में बताएंगे। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ फेजर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फेजर अलजेब्रा। किसी चीज का अगर आप एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं निकलता उस चीज का। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, पहली बात है पहला सर्किट में यूज होता है। सेकंड चीज क्या है, इसका जो फॉर्म लेते हैं वो क्या होता है, वोल्टेज या करंट क्वांटिटी के रूप में लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, जो इसका मैग्नीट्यूड एंगल होता है वो क्या होता है, कंप्लेक्स फॉर्म से को रिलेटिव फॉर्म में क्या होता है, इजीली कन्वर्ट किया जाता है। जो अब मैं आपको बताया, या थीटा एंगल के रूप पोलर फॉर्म हो, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के रूप में हो, या फिर आपका क्या हो, ए प्लस जे बी के रूप में हो। इस तरीके से इसको क्या लेते हैं, इजी ले लेते हैं। थर्ड चीज आती है, इसी सब चीजों को क्या होता है, एडिशनल किया जा सकता है। इन तीनों चीजों को क्या किया जा सकता है, एडिशनल किया जा सकता है, एडिशनल किया जा सकता है, सबस्ट्रेट किया जा सकता है, सबस्ट्रैक्शन किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, डिविजन्स होता है, डिविजन्स होता है। क्योंकि किसी सर्किट में क्या होता है, जोड़ होता है, किसी में पैरेलल सर्किट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। इस तरीके से इसका क्या कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। तो फेजर अलजेब्रा का क्या है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। ठीक है, और इसको प्रॉब्लम को क्या आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पैरेलल सर्किट के बारे में बताते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सीरीज या पैरेलल है, देखिए कंपैरिजन बताते हैं आपको। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सीरीज, सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट। ठीक, अब मैं आपको बता पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होती है। क्योंकि आप पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होती है, आर और यल जो होता है, सी और यल की वैल्यू अगर क्या होती है, एक साथ हो जाती है, एक्स एल एक्स सी की क्या होती है, रेजोनेंस वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। ठीक, उस रेजोनेंस सर्किट के बारे में जानना है। तो हम दो कंपैरिजन बनाते हैं, एक सीरीज एक पैरेलल का, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। तब उस तरीके से समझ में आएगा टर्मिनोलॉजी हम किस चीज की कंपैरिजन कर रहे हैं। पर मतलब क्या है, हम टर्मिनोलॉजी कौन सी है आपकी, टर्मिनोलॉजी और सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक, इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो मैग्नीफाई होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो ताकि आपको याद है उसको बता। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का मैग्निफिकेशन होता है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट का होता है। ठीक, ये आपका एसी में है। अगर हम डीसी में भी ले, अगर हम बैटरी को जोड़ते हैं, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, और पैरेलल में अगर बैटरी को जोड़ते हैं क्या होता है, करंट बढ़ता है। ठीक, दूसरे तरीके से इसमें भी है, आपको समझने का याद होना चाहिए। ठीक, इजीली है। ठीक, सेकंड आपको बताते हैं आपको क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर्स, क्यू फैक्टर दोनों में क्या होता है, एक्सएल बाई आर होता है इसमें भी, और इसमें भी क्या होता है, एक्सएल अपान में आर होता है। इंडक्टेंस डिस्टेंस है और रेजिस्टेंस है। ठीक है, इंडक्टेंस डिस्टेंस है और जो है कि रेजिस्टेंस है। तो क्यू फैक्टर क्या होता है, एक्सएल अपान में आर होता है। ठीक, दो चीजें बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। थर्ड बताते हैं आपको पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर दोनों की क्या होता है, यूनिटी होती है। यूनिटी बोले तो एक, रेजोनेंस में क्या होता है, एक्स और यल क्या होता है, एक हो जाता है, तो दोनों को सिर्फ आर ही बचता है। तो जो आर बाई जेड होता है वो भी क्या होता है, एक ही होता है। आर बाई जेड जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपको, आर बाई जेड क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। आर बाई जेड क्या होता है, एक हो जाता है, वैल्यू दोनों सेम हो जाता है।
कंडीशन में इसलिए वैल्यू 1 आती है। तो ये 3 चीज़ें बड़े आसानी से हो जाए। मैग्नीफिकेशन वोल्टेज का होता है, इसमें पैरेलल में करंट का होता है, दोनों में XL/R ही होता है, और थर्ड क्या यूनिटी ये चीज़ होती है। ठीक, अब आपको बताते हैं नेक्स्ट है आपका इसमें इम्पीडेंस रेजोनेंस में क्या होता है। इम्पीडेंस निकाला, इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस 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 क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, मिनिमम होता है। सीरीज में क्या होता है, मिनिमम होता है। ZR इक्वल टू जो R होगा ये क्या होगा, मिनिमम होगा, और पैरेलल में क्या होगा, ZR क्या होगा, मैक्सिमम पे होता है। ठीक, अब करंट की बात करते हैं। करंट क्या होता है, करंट अगर आपका ZR मिनिमम है तो करंट क्या होगा, IR मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज V/R मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, इसके क्या होगा, IR मिनिमम होगा। ठीक, ये चीज आप समझ गए। ओके, तो टर्मिनोलॉजी है। अब इसके नेक्स्ट जो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेन मुद्दा है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी 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 FR क्या होगा, FR 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये फार्मूला होता है आपके सीरीज का। ये फार्मूला आपके क्या होता है, सीरीज का होता है। पैरेलल में क्या होगा, FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R² ठीक है, तो ये हो गया आपका ये कंप्लीट। ठीक, अब है इसी चीज में बचता है फ्रीक्वेंसी में कि अगर FR कम है तो क्या है, ध्यान देखिए, इसी में बता देते हैं आपको नेक्स्ट, इसी में बता देते हैं आपको ताकि आसानी रहे समझने में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर इस कंडीशन में आपका दो चीज आती है। पहला होता है जो फ्रीक्वेंसी है कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, दूसरी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो नैरो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। अगर आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो आपका कैपेसिटी रहता है। सर्किट क्या होती है, सर्किट क्या होती है, कैपेसिटी होती है। सर्किट क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक, एक कैपेसिटी होती है तो ये क्या होता है, इंडक्टिव हो जाती है। इंडक्टिव सर्किट क्या जाती है, इंडक्टिव हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है तो सीरीज सर्किट इंडक्टिव हो जाती है, इंडक्टिव हो जाती है, और ये क्या होता है आपका कैपेसिटिव हो जाती है। ठीक, तो एक पूरी जानकारी है, ये सारे कंपेरिजन में यही 5-7 चीजें आती हैं जो हमने आपको डिटेल्स समझाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो मिलेंगे किसी और टॉपिक में। तो हमने आपको जो कवर कर दिए कई टाइप के हो गए, मतलब AC DC RLC टॉपिक्स कवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में किसी और मिलेंगे जिसमें फेज के बारे में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।